कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस नाम से। ठीक, अच्छा, इस टॉपिक के जो यूज़फुल क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है वो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें, फिर हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। ठीक, इसमें यार मैट्रिसेस पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिटर्मिनेंट को थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 2x2 को सॉल्व करना डिटर्मिनेंट में, 3x3 को सॉल्व करना, बस इतना अगर सफिशिएंट आपको मालूम है तो सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। अब इसका यूज़ अगर बात करें और डिटर्मिनेंट के यूज़ की बात करें तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग मीनिंग है अप्रॉक्स सेम है, बट डिटर्मिनेंट्स इज़ वेरी इजी टू से फ्रॉम दिस। ओके, इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी टॉपिक होता है, उसमें इसलिए कि कुछ बहुत थोड़े से रूल हैं और सेम पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में यार इसमें डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बच्चों को ये मैट्रिसेस बहुत ही अजीब लगने लगता है क्योंकि इसमें जस्ट लाइक डेफिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर ये सब कुछ आपको आते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन भी काफ़ी सारे हैं, मैं 1 बाय 1 लिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस कैसे स्टार्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस में हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस किसे कहते हैं थोड़ा उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि डिटर्मिनेंट क्या होता था। डिटर्मिनेंट क्या होता था पहले मैं उसको याद दिला दूं। जैसे याद करो, डिटर्मिनेंट में हम लोग कुछ इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया करते थे, समथिंग टाइप। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो रो को पहले लिखा जाता है, फिर दिस इज क्रॉस। कितने कॉलम है, C1 C2 यानी कि 2 कॉलम। ठीक, ये बस मैं आपको डिटर्मिनेंट याद दिला रहा हूँ क्योंकि मैट्रिसेस से पहले आपको डिटर्मिनेंट की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप वो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता हो, फिलहाल तो आंसर आ गया होगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट आप ये समझो कि डिटर्मिनेंट क्या होता था। ठीक है, जैसे ये लिखा है तो कितने आर्डर डिटर्मिनेंट है, 3x3 का। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो है, तो रो वाले नंबर्स को पहले लिखते हैं, फिर कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसलिए यहाँ पे हमने थर्ड लिखा है। ठीक, तो इस तरह से बोला जाता है 3x3 का डिटर्मिनेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो कहो कि 9 आ गया। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लाई नंबर, इट इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसमें ये बताता है यहाँ पे जो लिखा होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने लगता है। हालांकि मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो उस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स वो बताता है। चेक कर लेते हैं, जैसे 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट है। 3 3 जा 9, चेक करो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 एलिमेंट है। तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बट हाँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर करना है तो आप ये सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, बट अगर इस तरह से लिख के छोड़ा जाए, और हमेशा छोड़ा ही जाता है इस तरह से लिख कर, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितने आर्डर का है। तो 3x3 2x2, तो ये कहलाएगा आर्डर नंबर 2, ये कहलाएगा आर्डर नंबर 3। और अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़े होगे तो वहाँ पे एक रूल पढ़ाया गया होगा कि किसी भी चैप्टर पे डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन तभी बनता है या डिफाइन तभी होता है या एग्जिस्ट तभी करता है जब उसके डिटर्मिनेंट के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। जितने रो होंगे उतने ही अगर कॉलम होते हैं तभी आप डिटर्मिनेंट की स्टडी करते हो। ये था डिटर्मिनेंट का पूरा रिव्यू। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कितने रो भाई, 1 2 3 रो। हाउ मेनी कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
3 कॉलम, तो 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, इसलिए डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ये कहलाएगा इज ए डिटर्मिनेंट। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो सब आपको पता है यार, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये सब आपको पता है। अब इसे एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, जैसे लिखा है 321507, क्या ये डिटर्मिनेंट है? तो क्या बताया डिटर्मिनेंट होने के लिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, तभी आप कहोगे डिटर्मिनेंट है, वरना नहीं है। तो देख सकते हो इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, रो नंबर 2। कितने कॉलम है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कॉलम 3 है। रो 2 आ रहा है, कॉलम 3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 2 = 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या नहीं है, इज नॉट ए डिटर्मिनेंट, इज नॉट ए डिटर्मिनेंट। ठीक है ओके। तो कैसे पता चलता है डिटर्मिनेंट है, कैसे पता चलता है डिटर्मिनेंट नहीं है, मैंने वो सारा डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपके साथ फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ। तो ठीक है ओके, अब एक एक करके पॉइंट सुन लेते हैं। डिटर्मिनेंट तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी पढ़ना है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, खत्म। ये सारी बातें थी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ओके, अब हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक, तो आइए आप देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो आई विल से बस लिखवाने से पहले, डेफिनेशन लिखवाने से पहले हम आपको पहले कुछ समझा दें, तब ज़्यादा बेटर होगा कि डेफिनेशन को समझा जाए। ठीक है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे चीज़ों को समझो, डेफिनेशन बाद लिखवाएंगे। मैट्रिसेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिसेस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में, जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ओके। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ठीक, 2 एग्जांपल देख सकते हो, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट ही एक सिंबल है जिससे पता चलता है कि मैट्रिसेस के क्वेश्चन से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, कुछ और बातें मुझे करनी है यहाँ पे। मान लो एग्जांपल है समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पहले समझना है, डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी होगा डेफिनेशन नहीं यार, आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या होता है, और डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के माइंड में सेट रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज वाइज पूरा रटे जा रहे हो, इससे हमारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही पॉसिबल होगा। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड देन सेम एज लास्ट थिंग्स। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें कितने रो है। तो देखो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, मैं पूछूं फर्स्ट रो में क्या क्या लिखा है, तो कहोगे आप 3 4। सेकेंड रो में क्या लिखा है 1 और 5। तो कितने रो हैं, 2 रो है। और मैंने बताया आपको कि रो पहले लिखते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन कह सकते हो कुछ भी। ठीक है, कितने कॉलम, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है 3 1, सेकेंड कॉलम क्या लिखा है 4 5। तो बाई चांस इसमें कॉलम भी कितना है 2, यानी कि इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस का है 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का है। आगे बढ़ते हैं, कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। सो दिस इज द 3 क्रॉस 3
मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने रो, यहाँ पे 2, फर्स्ट रो सेकेंड रो पहले लिखते हैं क्रॉस। मैं इसको मल्टीप्लाई सिंबल नहीं पढ़ रहा हूँ यार, इसको मैं क्रॉस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस इसलिए कह रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई पढ़ता तो कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी डिटर्मिनेंट बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं। इनके मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं, कितने लोग लिखे हुए हैं काउंटिंग करने पे सही से। ठीक है, ओके। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, तो रो आपके 2 थे, कॉलम कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वाह, यहाँ पे अब हमको एक नई चीज़ बात यहाँ पे पता चलने वाली है, जो कि डिटर्मिनेंट से अलग होगा। इसलिए मैं चारों एग्जांपल एक साथ दे रहा हूँ। उसके पहले थोड़ा ये भी कर लिया जाए, कितने रो भाई साहब, फर्स्ट रो कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कॉलम 3 है। एक लास्ट एग्जांपल मान लिखा है 7, तो 7 में कितना रो है भाई, एक ही रो लिखा है और एक ही क्या लिखा है, कॉलम। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। एग्जांपल मैंने पहले दे दिया है। प्लीज़ गाइस एग्जांपल आप समझो, नोट अभी नहीं करना है। ठीक है, नोट नहीं करना है, जब डेफिनेशन लिखवा लेंगे तो उसके नीचे आपको ये पूरे एग्जांपल नोट करने होंगे। ठीक, तो देखो यार, यहाँ पे जो लिखा है 2x2 मैट्रिसेस, ये कहलाएगा इज ए मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर कर लूँ, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, एसएससी बोर्ड के या अनदर किसी बोर्ड के भी हो, मैट्रिसेस को नॉर्मली जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने लगती है तो कई जगहों पे मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार मैट्रिसेस बोलूँगा, नहीं, आज के बाद हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं कहलाएगी। ठीक है, मैट्रिसेस का है या मैट्रिक्स का है, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ये भी कहलाएगा मैट्रिक्स। अब बताओ क्या ये मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। याद करो, डिटर्मिनेंट कब होता था, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होता था तभी डिटर्मिनेंट था। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो डिटर्मिनेंट था, कॉलम रो इक्वल है, आई मीन रो कॉलम, तो भी डिटर्मिनेंट कहलाया था। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि रो और कॉलम आपस में ऑलवेज इक्वल हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, यानी कि रो कॉलम इक्वल हो तो भी मैट्रिक्स कहलाएगा, रो कॉलम इक्वल ना हो तो भी मैट्रिक्स कहलाएगा। बट इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिक्स लिखते समय आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करना है। उसके अंदर आप चाहे जितना एलिमेंट लिख सकते हो, कितने रो लिख रहे हो, कितने कॉलम लिख रहे हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक, सब मैट्रिक्स है, एक दूसरे से सब मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी देख सकते हो रो कॉलम इक्वल नहीं भी है फिर भी मैट्रिक्स कहेंगे, रो कॉलम इक्वल नहीं है फिर भी मैट्रिक्स कहेंगे, रो कॉलम इक्वल है फिर भी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी इक्वल होगा रो कॉलम तब भी मैट्रिक्स कहलाएगा, इक्वल नहीं होगा तब भी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने एग्जांपल दिया है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो फाइनली क्या एग्जांपल बना कि किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज एंड कॉलम को लिख देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने रो है कितने कॉलम है, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, डजेंट मैटर। बट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आपको हमेशा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यह डेफिनेशन है। ठीक है, तो आई होप एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, इट इज़ द सेट ऑफ m क्रॉस n। वन बाय वन पॉइंट्स को थोड़ा समझेंगे इस एग्जांपल्स में। एक बार फिर से कहा गया है कि एक ऐसा सेट जो m क्रॉस n नंबर्स का हो। m क्रॉस n बोले तो जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3,
2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1। जो पहले लिखा होता है इनमें वो m कहलाता है, और जो सेकेंड नंबर पे लिखा होता है वो n कहलाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। ठीक है, ओके। अरेंज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कहने मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो m क्रॉस n के अंदर सेट लिखा जाए, लेकिन जो भी लिखा जाए वो किसके अंदर लिखा जाए, वो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो। तो दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा जाए, तो बोला गया है m रोज, यानी जो पहले लिखा होता है दिस पॉइंट्स, ये बताता है क्या, उतना रो होगा जितना का क्रॉस का मैट्रिक्स होगा। m क्रॉस से लिखा है तो m रोज होने चाहिए, एंड जो सेकेंड पॉइंट लिखा है वो कॉलम होने चाहिए, तब आप कहोगे इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, जैसे ये m के 2 है तो देखो क्या 2 रोज है भाई, 2 रोज थे तभी तो यहाँ 2 लिखे, 2 कॉलम थे तभी यहाँ 2 लिखे, 3 रोज है तभी 3 लिखे, 3 कॉलम्स है तभी हम यहाँ 3 लिख पाए। यहाँ जो कितने रोज थे भाई 2, इसलिए 2 लिखा, कितने कॉलम थे 3, 1 2 3, इसलिए 3 लिख पाया। ठीक है, तो यही रूल कह रहा है कि m क्रॉस n मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब m रोज एंड n कॉलम्स होंगे। तो मैं पूछूं इसमें कितने कॉलम्स है, इस एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें पूछे कितने कॉलम्स है, तो आप कहोगे 3, कितने रोज हैं कहोगे 2। ठीक, तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है यही कहलाता है अपना इस क्वेश्चंस का मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ डेफिनेशन है टाइप ऑफ मैट्रिसेस के। ठीक है, ओके, तो वही सब चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो अब इसको अभी नोट कर लो। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स थ्रू। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स में कुछ बातें आपको डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी यूज होगी 1% मुश्किल से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम है। इसने कहा कि एक गिवन डाटा aij जो कि एक मैथमेटिकली इक्वल है 3i - j, इन्होंने बोला है तो हमें मानना है। फुल स्टॉप। फाइंड करो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ये बताओ 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है? 3 क्रॉस 2 मतलब क्या, 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, यही तो मतलब होता है। जो पहले लिखा होता है रोज बताता है और जो बाद में लिखा होता है कॉलम बताता है। यानी यहाँ पे 3 कॉलम होने वाले और कितने रो होने वाले हैं 2। अब बताओ इसको क्या मैथमेटिकली लिख सकते हैं? लिखने के बाद देखो ये क्या लिख दिया A11। ये बात हमने डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ाया हुआ है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो पहले लिखा होता है रो बताता है और जो बाद में लिखा होता है कॉलम। ये जो पहले लिखा है रो बताता है, जो बाद में लिखा होता है कॉलम। जैसे 21 लिखा है तो 2 इसका रो कहलाएगा, 1 इसका कॉलम होगा। चेक करो क्या वास्तव में सही है। ये सेकेंड रो है और कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, इसलिए से 21 लिखा गया। ये 31 है तो कौन से रो का एलिमेंट है? थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसको 31 लिखा गया है। इसी तरह से बाकी के सब कुछ सेम। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है, अब बताओ A11 का क्या मतलब है कि I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 1 रख के देखो कितना आता है 3 × 1 - 1। ठीक, ओके। A21 का मतलब I की जगह 2 लिखा है, J की जगह 1 लिखा है, तो I की जगह 2 रख दो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है A12 क्या मतलब I की वैल्यू 1 है दिस, और J की जगह क्या रखना है 2। यहाँ रख के देखो क्या आता है 3 × 1 - 2। इसी तरह से बाकी के 2 नीचे है। ठीक है, खत्म क्वेश्चंस। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 8, ये आएगा 1 4
7। ठीक है, एक बार चेक कर लेते। 3 - 1 2, 3 2 6 - 1 5, 9 - 1 8, 3 - 2 once again 1, 3 2 6 - 2 4, 3 3 9 - 2 7। तो अब देख सकते हो कितने रो इसमें, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, इसलिए कहा जाता है 3 × 2 मैट्रिक्सेस। ठीक है, ओके। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल्स था। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे स्टडी करने वाले हैं, कई सारे टाइप के वैरायटी ऑफ मैट्रिक्सेस हम लोग अभी लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। वे गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ पे नोटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। एनी मैट्रिक्स से समझ में आ रहा होगा कि आप फ्री हो जाओ, मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। एनी मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसमें लिखा है नोटेशन। नोटेशन मतलब होता है कि मैट्रिक्स के कई बड़े पार्ट्स को एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जस्ट फॉर से जैसे हम लोग याद करो, मिसलेनियस सीरीज पढ़ा गया था सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर्स में, तो उसमें इस तरह के सिंबल हुआ करते थे, याद है? तो इस सिंबल का यूज़ क्या होता था कि जब कोई सीरीज बड़े बड़े लिखा होता था, उसको इकट्ठा करके एक शॉर्टकट में लिखने का तरीका था, जिसे हम समेशन नाम दिए थे। इसी वे में अगर बात करें मैट्रिक्स, तो यार मैट्रिक्स तो बहुत सारे नंबर के होते हैं। इतना छोटा मैट्रिक्स भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को इतना बड़े बड़े तरीके से न लिख के दिखाने का, सबसे ईजी वे में लिख के दिखाने का ये तरीका है। कई बार एग्जाम में इस फॉर्म में भी पूछा गया है, तो आपको ये सिंबल अगर नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अब सोचो, हो सकता है कि 10 × 10 का मैट्रिक्स हो सकता है 100 × 90 का मैट्रिक्स हो, लाइक दिस। तो इसको लिख के तो नहीं दिखा सकते ना हम लोग, लेकिन उसको हम लोग एक छोटे से फॉर्म में लिख के जो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बाद को हम छोटे फॉर्म को बोल रहे हैं क्या, नोटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा। अब कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है इस तरह के मतलब मैट्रिक्सेस के रिप्रेजेंटेशन का। कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है इस तरह से। जो नहीं कैपिटल ए हो, एग्जाम में हो सकता है कैपिटल बी इक्वल टू लिखा हो, पी इक्वल टू लिखा हो, क्यू इक्वल टू लिखा हो, जेड इक्वल टू लिखा हो, एनी अल्फ़ाबेट इक्वल टू समथिंग। ओके, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट वो कैपिटल लेटर में नॉर्मली दिया जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको चिंता नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। ठीक है, इसमें आई क्या होता है और जे क्या होता है। आई होता है ith रो, डिटरमिनेंट पढ़ाया गया था। जे होता है jth कॉलम, ith रो jth कॉलम। m × n होता है कितने रो है कितने कॉलम है। ओके, m × n बताता है कि m रोज होंगे टोटल, n बताता है टोटल n कॉलम्स होंगे। लेकिन ij क्या बताता है कि ith रो, ith मतलब किसी पर्टिकुलर रो की बात चल रहा है, jth कॉलम किसी पर्टिकुलर कॉलम की बात चल रहा है। ठीक है, और ये बताता है आपका कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, m × n। ठीक, ओके। थोड़ा सा मैं इसको अगर अच्छे से समझा दूँ एक बार फिर से, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। आई होप आपको समझ में भी आए। इसमें लिखा हूँ क्या, कैपिटल ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, 3 5 - 1 2 7 3। ओके, नो प्रॉब्लम। 3 5 - 1 2 7 3। अब बताओ कितने क्रॉस का है, 3 × 2 का है। कितने क्रॉस का, 3 × 2 का, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए 3 × 2। तो ये हो गया आपका कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, वो ये बता रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे पूछूं इसमें कि A21 की वैल्यू क्या है, इस मैट्रिक्स में पूछूं कि A21 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, सेकेंड रो पे जाएंगे, क्योंकि जो पहले लिखा होता है वो रो बताता है, जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम बताता है। तो सेकेंड रो कहाँ पे, ये सेकेंड रो में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई, 5 भी लिखा है, 7 भी लिखा है, लेकिन फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ मिल रहा है, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि आई जे क्या मतलब है, ये एलिमेंट का पोजीशन बताता है। जैसे यहाँ पे 5 वाले एलिमेंट का क्या पोजीशन है कि वो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको पोजीशन बताता है मैट्रिक्स में, और ये बताता है कि कितने क्रॉस का मैट्रिक्स आप ले रहे हो, कितने मैट्रिक्स का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक, तो अगर हम बात करें इन जनरल
कि m क्रॉस n इतने से बड़े बात का मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा, तो भी अब आप समझ सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। इसी थ्योरी को आप चाहो तो आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। सेम पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ यार। अगर ये नहीं भी आता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अपने पे, ठीक है। देखो A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ठीक है, A1n। n क्यों बोल दिया? क्योंकि टोटल कितने कॉलम रखने अपने को, n 1 2 3 4 n पे खत्म करेंगे तभी कितने कॉलम होंगे, n। आगे बढ़ो, A21 A22 A23 एंड लास्ट थिंग्स 2n। n पे फिर क्यों खत्म हुआ भाई? कॉलम तो टोटल अपने को n ही लेना है ना। A31 A32 A33 डॉट डॉट A3 है। इस तरह से करते करते नीचे कहाँ खत्म होगा? नीचे, क्योंकि टोटल अपने को कितना लेना है, m लेना है ना। रो भाई कितना होना चाहिए दस काउंटिंग करने में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते m, क्योंकि m रोज लेना है। इस तरह से इसका क्या हालचाल होगा, AM2, इसका क्या होगा AM3। तो इस तरह से फिनिशिंग करते करते हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्या, AMN, और यही बताता है आपको m क्रॉस n। यानी कि छोटे से सिंबल को एज ए मैथमेटिकल आप इतने बड़े फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब सोच के देखो यार, याद करना ज़्यादा आसान है कि याद करना? याद नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा रहा हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कुछ बहुत आसान है लिखना अगर आप थोड़ा डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स को पढ़ के आते हो तो, ठीक है। वहाँ पे हमने सब कुछ 1 बाय 1 एक एक करके चीज़ें समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने नोटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स सीख लिया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है, क्या क्या डेफिनेशन है, वो सब कुछ हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग एक नया टाइप के मैट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहला है रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक। रो मैट्रिक्स यार इसका जो डेफिनेशन है इसके नाम में छुपा हुआ है, जो डेफिनेशन है इनके नाम में छुपा हुआ है। तो अगर नाम आपको याद है तो डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। लिखा है ओनली वन रो, सिर्फ एक रो हो तो कहलाता है रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो। चेक करो 3 1 2 कितने रो भाई 1। तो मैं पूछूं कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 का, क्योंकि एक रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम है। इसमें भी एक रो है, 2 कॉलम है, इसमें एक रो है, 1 कॉलम है। यानी कि सिर्फ इम्पोर्टेंट रो मैट्रिक्स के लिए ये है कॉलम आपका सिर्फ एक हो। तो रो आप कितना ले रहे हो इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रो कितना ले रहे हो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 5 रो ले रहे हो, 2 रो ले रहे हो, 4 6 8 कितना रो ले रहे हो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, एक्चुअली मैं उल्टा बोल दिया था, कॉलम आप चाहे जितना लो, आई रिपीट, कॉलम चाहे आप जितना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 100% रो आपको कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, तभी आप कहोगे ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कॉलम डिफरेंट लिया है, बट इन तीनों एग्जांपल्स में हमने रो कितना लिया है, वो 1 लिया है। तो अगर हम बात करें नोटेशन का, तो एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में नोटेशन क्या होगा, कैपिटल ए इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं, ए आई जे। बताओ कितने रो होते हैं हमेशा, 1 क्रॉस n, यानी कि आई जे के जो एलिमेंट होंगे उसमें फर्स्ट रो होगा और n कॉलम होंगे, ठीक है। फर्स्ट रो होगा और n कॉलम होंगे, ठीक है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ith एलिमेंट में हमेशा 1 ही रहने वाला है ना, क्योंकि फर्स्ट रो है। फिलहाल हम लोग i के हिसाब से ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, रो मैट्रिक्स। देख सकते हो 1 क्रॉस n, यानी कि रो 1 हो, कॉलम चाहे जितना हो, इन जनरल मैंने n दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस नोटेशन को हम लोग रो मैट्रिक्स का नोटेशन कहेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
तो क्या मतलब इसका निकलता है, 2 5 0 या -1 ले लो। तो इसमें देख सकते हो कितने कॉलम है, कॉलम तो एक है, रो कितने हैं, 3। तो 3 रोज, क्योंकि पहले रो लिखते हैं एंड क्रॉस 1 यानी कि कॉलम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा हो सकता है, और लिखा है 4 3 2 5 समथिंग टाइप, ठीक। कितने रो है, 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है, तो हो जाएगा 4 क्रॉस 1, ठीक है, 4 क्रॉस 1। मान लो एग्जाम्पल है, सपोज दैट कुछ भी लिख सकते हैं यार, जैसे 7 1, ठीक है, लिखा है 7 और 1। हाउ मेनी रोज, 2 रोज, कॉलम कितना है, 1, तो इसलिए कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तीनों एग्जांपल्स में अगर ध्यान से देखो तो मैंने कॉलम सिर्फ 1 रखा है, रोज कुछ भी हो, यानी कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स एक दूसरे का जस्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट में। रो मैट्रिक्स होता है जब रो 1 हो, कॉलम चाहे जितना हो। कॉलम मैट्रिक्स होता है कि कॉलम सिर्फ एक हो, रो चाहे जितना हो। तो इसलिए याद करना बड़ा आसान है यार, आप इनमें से कोई भी एक याद करके दूसरे वाले को अपने माइंड में रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब बताओ कॉलम मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होगा, शॉर्टकट में लिखने का तरीका। थोड़ा सा आप अच्छे से स्पेस दे के लिखना है यार, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो कैपिटल A इक्वल टू AIJ, और कॉलम कितना रखना अपने को, N, और कॉलम हमेशा क्रॉस के बाद आता है, ठीक है, कॉलम हमेशा क्रॉस के बाद आता है, M क्रॉस हो। M बता रहा है कि M चाहे जितने रो के हो चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलम कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, थर्ड वाला है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 2 चीज़ पढ़ लिए, फर्स्ट रो मैट्रिक्स था, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड मैट्रिक्स। जो है पहला दूसरा पढ़ा गया था, मैंने उसको रोमन रंग में लिखा था, फर्स्ट सेकंड। प्लीज़ जाकर वहाँ पे आप नंबरिंग इस तरह से कर लो, ठीक, जो पिछला 2 पढ़ा गया था अभी, उसमें आप जाकर नंबर इस तरह कर लो, क्योंकि ये थर्ड मैंने इस तरह से लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको समझाते हैं, इससे आपका डेफिनेशन काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने रूल, डेफिनेशंस, कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, तो बस हम लोग को यहाँ पे समझना है, उसके बाद आप कॉपी कर लेना, ठीक है। देखते हैं क्या है। कहा गया कि मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज हो एंड कॉलम्स हो। कहीं ना कहीं इस शब्द से अगर आप ठीक ठाक चीज़ों को याद कर चलते हो साथ में, तो एक चीज़ आपको पता चल गया होगा अब तक कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड तो बात चल रही है, बट डिटर्मिनेंट नहीं है, बट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी कब पढ़ते हैं, रोज कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रोज कॉलम इक्वल होंगे, ये डेफिनेशन कह रहा है। बट डिटर्मिनेंट में तो इस तरह से वर्टिकल लाइन शो करते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है, बस इतना हल्का सा डिफरेंस है, ओके। इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वंस अगेन रिपीट, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम इक्वल होते हैं, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स किसी भी टाइप का होता है, उसके अंदर हम लोग वैराइटीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, कितने रो हैं, 2, कितने कॉलम है, 2, इसलिए क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो कॉलम इक्वल है, ये तो डेफिनेशन है। इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, ये तो लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप देख सकते हो जितना रो उतना कॉलम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपके सामने दिख रहा होगा 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है, ओके। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे
स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में कुछ रूल्स होते हैं, और ये रूल्स अगर आपके सामने को नहीं याद होगा, आपको कभी नहीं याद होगा, तो आप जेईई के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, एकेडमिक तो भूल ही जाओ, ठीक है। एकेडमी में तो बेसिक से भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उसमें तो और भी डेप्थ में पूछा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ उसको भी भूल जाओ। तो इसलिए अगर आपको इसको याद होगा तो एकेडमिक के भी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, और आगे तक हम लोग जेईई के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहेंगे, वहाँ भी हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या रूल है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। देख भाई, तुम्हें इस नाम से कुछ याद आ रहा होगा, यार ये स्क्वायर, जैसे ना मैथमेटिकली क्या बोलता है कि भाई स्क्वायर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होता है जिसके चारों साइड से इक्वल हो, पूरा भौकाली तरीके से, ईच एंगल 90 डिग्री हो, दो डायगोनल हो, समथिंग टाइप, यही सब तो बात प्रॉपर्टी होता है जब मैं आपके स्क्वायर के बारे में बात करूँ। तो बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस बारे में आप बात कर रहे हो, वो स्क्वायर शेप होता है, ठीक है, स्क्वायर शेप होता है। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें कहो कि लेंथ इक्वल हो, ये सारा जो भी है समथिंग, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बच्चों को दो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो ये एलिमेंट्स हैं, चाहे ये एलिमेंट्स हो, इस एलिमेंट्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नया नाम दिया गया है जिसे हम डायगोनल कहते हैं, आई मीन मेन डायगोनल कहा जाता है। क्या डायगोनल? मेन, MAN, मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? मेन डायगोनल। अब मेन वर्ड भी बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप डायगोनल ही बोल दो जरूरी हो जाएगा, कंप्लीट बात, ओके। अब कुछ स्टूडेंट के मन में आता है कि ये वाला क्यों नहीं डायगोनल है, तो हमने क्या बताया, जिस तरह से आप स्क्वायर का ज्योमेट्री बताते हो कि दो डायगोनल होते हैं, वो ज्योमेट्री होता है, शेप होता है। ये मैट्रिक्स है, जिसने भी मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन बनाया उसने खुद बताया कि भाई साहब डायगोनल सिर्फ आप उसे कहो जो इस फॉर्मेट का है, ओके। इस वाले फॉर्मेट को हम कभी भी डायगोनल नहीं कहेंगे इस, ओके। सेम बात यहाँ पे भी है। तो मैं पूछूंगा डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है, तो आप कहोगे 3 - 1। इसमें पूछूंगा डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, तो आप कहोगे 2, 6 एंड 1, ठीक है। मेन डायगोनल भी से कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे रूल क्या हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, यही रूल है। इसी रूल से हम पता कर पाते हैं कि डायगोनल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। इफ Aij क्या बताता है, एलिमेंट है। ये क्या बताता है, एलिमेंट। इज द Aij कोई एलिमेंट है, वो डायगोनल ऑब्लिक में लीडिंग डायगोनल, मतलब जिसे हम मेन डायगोनल कह रहे हैं उसे कई बुकों में लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, तो दोनों मतलब सेम है, ठीक है। बट ज़्यादा पॉपुलर सिर्फ डायगोनल बोलना ही है, बट आपको पता होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छी बात है, ठीक है। इफ़, यदि, कहने मतलब है कोई भी एलिमेंट डायगोनल लीडिंग डायगोनल कब कहलाता है, इफ़ जब I = J होता है। क्या होता है, I = J। I का क्या मतलब, ith रो एंड jth कॉलम अगर इक्वल होगा तभी आप उस एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल्स कहलाएगा। ज्वाइन करने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं यहाँ पे। ये बताओ 2 जो लिखा है वो कौन से एलिमेंट पे लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 1 आ रहा है, यानी 1 = 1। 6 कौन से नंबर पे लिखा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 821, देखो 2 = 2 आ रहा है। ये कौन से नंबर लिखा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 3 = 3। अब जिसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसको क्यों नहीं कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। मैं पूछूं कि जैसे ये 0 कौन से एलिमेंट पे लिखा है, तो आप कहोगे थर्ड रो में लिखा है और फर्स्ट कॉलम में लिखा है, यानी कि 31 यानी 31। तो क्या 3 = 1 हो सकता है क्या? क्या यहाँ पे थर्ड रो में है और 1 कॉलम में है, तो 3 = 1 कभी हो ही नहीं सकता। तो देख सकते हो ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये जज कर पा रहे हैं कि इसको डायगोनल क्यों नहीं कहते, क्योंकि नंबर ऑफ रोज यानी कि ith रो एंड jth कॉलम आपस में इक्वल नहीं है गाइस, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये चीज़ हमारा मेन डायगोनल नहीं कहलाएगा। आई होप आपको फर्स्ट रूल का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि ये रूल आपको सिर्फ ये वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया है जिससे कि आप डायगोनल में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है
अब बात करते हैं कि डायगोनल एग्जिस्ट किस में करता है। भाई अभी तक हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़े, आगे भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ये बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट किस तरह के मैट्रिक्स में करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। कौन से मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, इस बात का ध्यान रहे। ओके, यानी डायगोनल एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यही था स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के वैरायटीज। स्क्वायर मैट्रिक्स के वैरायटीज क्या क्या होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे गाइस। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ पे 3 लिखा है। अब 3 के अंदर वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सारा कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कई सारे मैट्रिक्स के फॉर्मेट होते हैं, कई कई तरीके से नाम बनाए गए। अब हम लोग उसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको शायद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके जस्ट बाद हम लोग जब स्क्वायर मैट्रिक्स का कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तब वहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आप क्लियर रहोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़े हैं, ठीक। उसके अंदर स्क्वायर के ही वैरायटीज़ अलग अलग सीखने वाले हैं। ये सब कुछ उसके अंडर में हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रोमन नंबर फर्स्ट लिखा है। यानी थर्ड के अंदर में कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? पहला। थर्ड के अंदर में जो थर्ड हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का और वैरायटीज़ क्या क्या होती हैं, जिनमें से पहला है डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो देखो यार, यहाँ साफ साफ लिखा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी सिर्फ किस तरह के मैट्रिक्स में ही बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। सिर्फ ये डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है रो कॉलम इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स, खत्म। ओके, लेकिन अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहना है, तो उसके लिए आपको कुछ रूल आगे बढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहा गया है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल इज 0। इसको थोड़ा हम हिंदी में ट्रांसलेट करें या एक अपना पर्सनल लैंग्वेज अगर यूज़ करें इसको याद कराने के लिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं सुनो। इनका कहना है कि कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 हो जाए, किसको छोड़ के? मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ओके, मेन डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जब 0 हो जाते हैं, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिस्कशन करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। मेन डायगोनल छोड़ के बाकी सब 0 हो चलेगा। ओके, जैसे लिखा है 5 3 -1 0 0 0 0 0 0। कितने क्रॉस का पहले चेक करो कि यह स्क्वायर है कि नहीं है, या मामू बनाया जा रहा है। भाई स्क्वायर हो ना, पहले स्क्वायर होगा तभी हम डायगोनल की बात करेंगे। तो चेक करो कितने रोज है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और आपको रोज कॉलम इक्वल होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि श्योर हो गया कि हम लोग किसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो प्रूफ हो गया, रोज कॉलम इक्वल है। अब अपने को बात करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो रूल क्या कह रहा है कि मेन डायगोनल को छोड़कर, एक्सेप्ट नहीं लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, इसको छोड़कर, तो चलो भाई छोड़ देते हैं इसको। तो मेन डायगोनल हमने अभी पढ़ाया आपको कौन सा होता है, ये वाला, जिसमें i = j होता है, वो हमारा मेन डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स लिखे हो चेक करो। मान लो ये नहीं लिखा होता तो देख सको बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 0 0 0। यानी मेन डायगोनल हटाया, उसके बाद देखा सारे एलिमेंट 0 प्राप्त हो रहे, तो क्या कहलाएगा? वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जो एग्जांपल है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, कई बंदे क्या होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। इसी में मैं वेरिएशन कर दूंगा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ जो लिख दिया, तो हम बार बार कह रहे हैं कि मेन डायगोनल छोड़ दो, पहले मेन डायगोनल को बंद कर लो, उसके बाद देखो कि 0 है कि नहीं। मेन डायगोनल को बंद कर लेना है, उसके बाद देखना है 0 है कि नहीं। तो ये मेन डायगोनल है,
इसको छुपा दिया। अब देखो क्या जीरो है सब जगह, बिल्कुल है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल। आप एग्जाम्पल नोट करते रहो अपनी कॉपी में, यहाँ पे मैं वेरिएशन करता रहूँगा, ठीक है। इसको मान लो ये भी जीरो कर दिया, फिर से रूल क्या था, एक्सेप्ट मेन डायगोनल इज जीरो, मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इसको हटा दो तो बाकी सारे एलिमेंट कितने हैं, जीरो, यानी ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब शायद आपके माइंड में ये जरूर आ गया होगा अब तक, यार अगर ये भी जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, अगर ये भी जीरो हो गया तो क्या करेंगे। तो देख सकते हो कि क्या इस मैट्रिक्स से हमने सारे एलिमेंट जीरो कर दिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग आगे चल के नाम पढ़ेंगे, जिसे हम नल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग कुछ समय के बाद सीखेंगे, ठीक है। यानी इससे क्या सीखने मिला कि अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने के साथ साथ बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, या इन अदर वर्ड्स सारे एलिमेंट जीरो है, सभी के सभी जीरो है, तब वो हमेशा नल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि इससे आपको एक रूल पता चल गया होगा कि कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, मेन डायगोनल में एक नॉन जीरो हो और बाकी के सारे जीरो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स हम लोग बाद पढ़ेंगे, तो इसलिए हम उसका डिस्कस, एटलीस्ट आप एक नंबर नॉन जीरो अगर होता है डायगोनल में, किस जीरो होते हैं, तो इस तरह मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स, कई तरीके से हम इस बात को रिप्रेजेंट कर चुके हैं आपके सामने, ठीक है। ओके, तो ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल्स। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप के मैट्रिक्स में, ठीक। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। हम लोग जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उस पर कुछ एग्जांपल्स मैंने और भी एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इसमें लिखा है A इक्वल टू समथिंग, तो आप देख सकते हो मेन डायगोनल क्या है, वो ये है। इसमें मेन डायगोनल क्या है, वो ये है। इसमें मेन डायगोनल है, वो ये है। तो चेक करो क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या चेक कर लो आप। तो आई होप दिख रहा होगा कि इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका एक शार्ट का रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। क्या मतलब कहना चाहूँ, सुनो। यानी कि इस पूरी बड़ी सी बात को मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते थे, A इक्वल टू समथिंग DIAG, यानी कि डायगोनल 5 2 1, 5 2 1, ठीक है, 5 2 1। इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स से ये क्या बताएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके ये डायगोनल लिखे हुए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ये डायगोनल लिखे हुए हैं। जैसे इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, -1, 3, यानी कि डायगोनल का एलिमेंट क्या है, -1, 3। कितने क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2 का। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है ना, इसमें कितने हैं, 2 है। और याद करो कैसे पता चल रहा है कि 2 है, तो 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रहे। यहाँ क्या होगा भाई साहब, ए डायगोनल कौन कौन सा, 2 0 1, 2 0 1। और एक चीज़ बात और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, कई जगहों पे या कई टीचर कई बुक में डायगोनल पूरा स्पेलिंग न लिखकर छोटा फॉर्म में भी लिखा है, या शॉर्ट कार्ड में सिर्फ स्मॉल d भी लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे d भी हो सकता है। तो इट्स बेटर देन कि आप उसको क्या समझो, डायगोनल ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 3 रो तो पक्का होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में जितने डायगोनल्स होते हैं 1 2 3, जितने एलिमेंट्स हैं इसमें उतने ही रोज होंगे, उतने ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डायगोनल का डेफिनेशन और शॉर्ट का रिप्रेजेंटेशन हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं एक नए तरह के मैट्रिक्स की तरफ, अब इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में होता है
उसके अंदर का हम सेकेंड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़ा गया, डायगोनल किसे कहते हैं, अब सेकेंड पढ़ रहे हैं स्केलर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अब क्या है। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ब्रांच है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का ब्रांच है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स से पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ये लिखा है ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट कैसे होते होंगे, 0 0। यार यही तो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 0। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में भी ये बात 100% होने वाली है, पक्का। लेकिन आगे क्या कहा गया, इफ all the elements if all the diagonal elements, सभी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम होने चाहिए। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं था कि सारे एलिमेंट डायगोनल के सेम हो। सिर्फ क्या रूल था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता था। अब स्केलर क्या कह रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे 5 5 5 लिखा हो, सारे डायगोनल 5 5 लिखा हो, 3 3 3 3, 9 9 9, 4 4 4। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर 1 1 1 1 हो गया तो फिर आगे उसी बात को हमने लिखा है एक्सेप्ट 1। यानी कि डायगोनल को 1 को छोड़ के बाकी चाहे जितना सेम सेम लिख दिया जाए वो सारा कुछ कहलाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, जैसे 5 5 चेक करो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। मान लो लिखा जाए 3 3 3 0 0 0 0 0 0। तो आप देख सकते हो ये क्या है, पहले चेक करो क्या डायगोनल है। डायगोनल का डेफिनेशन क्या था कि डायगोनल को छुपा कर बाकी सारे एलिमेंट कितना हो, 0 0। वो बात है बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन स्केलर क्या कहता है, उस डायगोनल के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो देख सकते हो 3 3 3 3 इक्वल है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, कॉपी में आगे लिख लो, और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल हमने स्केलर मैट्रिक्स का आपको सामने दिया। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1। यानी कि यहाँ पे 1 1 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 1 नहीं होना चाहिए। तो अगले दिमाग में आपके बात ये आती है कि अगर 1 1 होता तो क्या होता। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वाला रूल। यानी कि सेकंड पढ़ चुके हैं, अब थर्ड वही पढ़ने वाले हैं कि अगर डायगोनल की वैल्यू 1 1 होता है तो क्या सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक थर्ड पार्ट्स पे, ठीक है, जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। इनमें से जो मैं ज़्यादातर आपको सामने यूज़ करूँगा वो आइडेंटिटी वर्ड ही यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, ठीक है। ओके, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई बुकों में इस तरह से भी दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों का मतलब सेम बात है, ठीक है। बट हम लोग यूज़ करेंगे पढ़ने के मामले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो देखते हैं भाई डेफिनेशन क्या है। कहा गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, इतना पढ़ के हमारा 100% श्योरिटी हो गया कि ये भाई साहब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 की बात कर रहा है। डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 था, उसी को तो डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि ये भी वैरायटी है डायगोनल मैट्रिक्स का ही। बट इसमें क्या खासियत होनी चाहिए, आगे लिखा है ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 1। उस डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सारे 1 1 1 अगर होते हैं तो कहलाता है कि ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, सारी बात को सेम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखते हैं एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे लिखा है 1 1 0 0, ठीक है। तो देख सकते हो डायगोनल की वैल्यू क्या सभी 1 है, और इसको छोड़ के बाकी सब 0 है। इसको छोड़ के बाकी 0 में क्यों देखना हो, क्योंकि यार वो डायगोनल भी तो हो,
जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, इस एग्जांपल शायद आपका कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दिया, तो मैं पूछूं कि भाई साहब क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे बताओ? क्या सिर्फ इतना रूल पढ़ के हमारा श्योर है क्या कि ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 1? क्या ये रूल सही है कि ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1? ठीक है, 1 1 तो है, अच्छी बात है। तो इतना रूल तो सही हो गया कि ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 1, इतना तो सही है। लेकिन वो मैट्रिक्स होना भी कैसा चाहिए? वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तभी हम बात आइडेंटिटी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हो क्या इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो देख सकते हो इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है। तो जब ये डायगोनली मैट्रिक्स नहीं है तो काहे का आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ओके, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तभी होता है जब वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें डायगोनल की बात होने के साथ साथ सारे डायगोनल की वैल्यू 1 1 भी है। इज नॉट आइडेंटिटी। ये क्या कारण है भाई साहब बताओगे? ठीक, अगर आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उसका भी भला हो। ठीक है, खुद ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान बांटना भी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे आप क्या आ गया है, इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस तरह के एग्जाम्पल्स को शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका होता है। जैसे लिखा है 2 क्रॉस 2, ये लिखा है 3 क्रॉस 3। देखो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, अच्छी बात है, डायगोनल नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि आप आइडेंटिटी में तभी आओगे जब मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उसी के साथ साथ सारे मेन डायगोनल की वैल्यू 1 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है, देख रहे हो, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 0। और कहा गया कि अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर 1 के इक्वल है तब ये कहलाता है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नए नए तरीके के सिंबल सीखने वाले जो आपको कहीं ना कहीं बुक में जरूर मिलने वाला है, या कोई क्वेश्चंस करते रहोगे तो वहाँ पे जरूर दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसके रूल को हम लोग समराइज करके एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे नोट करके याद रखना चाहिए। क्या है देखते हैं, लिखा है नोट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जो अभी स्टडी कर रहे हैं उसी के बारे में बात हो रहा है। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। कई बुकों में आई के साथ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या आई एन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यही दिखता है फिलहाल फर्स्ट वाला, लेकिन अगर ये दिखता है तो बहुत आसान होता है। ठीक है, क्या आसान है समझते हैं। इसमें लिखा है I2, तो I2 का मतलब है, जैसे यहाँ पे IN लिखा है तो N क्या बताना चाह रहा है, जैसे यहाँ 2 लिखा हो तो 2 क्या बताना चाह रहा है। तो जो यहाँ पे लिखा होता है I के बगल में, इसका मतलब होगा कि 2, इस 2 का मतलब होगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अभी कौन सा आइडेंटिटी क्या होगा 1 0 1 0। 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, 3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब है कि I3 का मतलब होगा कि आप इस तरह से लिखना चाहें। जैसे I4 लिखा होगा, इसका मतलब है कि 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी उसके मेन डायगोनल में 1 1 1 1 4 पे आएगा
बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप के मैट्रिक्स पे। ओके, अब हम लोग एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर हम लोग फोर्थ वाला टाइप का मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस अब ये क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? देखो यार, इसका जो नाम है, डेफिनेशन ठीक इसका उल्टा है। इसका जो नाम है, डेफिनेशन इसका उल्टा है। ठीक है, ओके, क्या कहना चाह रहा है? सुनो, उल्टा क्या कह रहा हूँ अभी पता चलेगा एग्जाम्पल्स में। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हर टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, चाहे डायगोनल हो, चाहे आइडेंटिकल हो, या कोई भी हो। ठीक है, ये देखते हैं, यानी कि स्केलर हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0। कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चेक करो क्या स्क्वायर है, क्या चेक करो, चेक करो भाई, क्या इसमें 3 रो 3 कॉलम है? 3 रो 3 कॉलम, यानी रोज कॉलम के इक्वल है। तो जब रो कॉलम इक्वल होता है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यही हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब कहा गया इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। पहले प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? देखो यहाँ पे फिर से एक नया नाम बोला गया, मेन डायगोनल को ही प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, इस तरह के नए नए नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। एक ही बात है, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि मेन डायगोनल, वैसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अच्छा, तो 5 - 1 4। तो इनका कहना है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल, तो बिलो मतलब उसके नीचे आना, और नीचे आने पे जितने एलिमेंट्स मिले वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। ये लिखा है R इक्वल टू 0। कहाँ पे? बिलो, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये रहा उसके नीचे, जितने भी पार्ट्स हो जाए नीचे वो सारे का 0 होते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ये आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि अपर का कनेक्शन रिमाइंड करने के लिए बिलो याद रखो। अगर आपसे अपर ट्रायंगुलर पूछेगा तो डायगोनल के नीचे वाला होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। फिलहाल इसके बाद हम समझो, अपर बोलेगा तो मेन डायगोनल के नीचे 0 होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं यहाँ पे 5th नंबर। 5th नंबर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन सब सेम है, बस बिलो की जगह पे हम एबव लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? एबव। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा आइए देखते हैं। चेक करो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? पहला अधिकार है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तब नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर सब कुछ सेम है कि नहीं। तो देख सकते हो रो कॉलम्स इक्वल है, 100% स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। अब क्या कहा गया? इफ ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो एबव द प्रिंसिपल डायगोनल हो, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एबव, एबव बोले तो ये सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? 0 0 0 0। ठीक, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देख सकते हो इसके नाम का रिवर्स मैथमेटिकल मीनिंग है। लोअर बोलेगा यानी लोअर मैट्रिक्स बोलेगा तो बिलो देखना है, सॉरी उल्टा बोल दिया। लोअर मैट्रिक्स बोलेगा तो आपको अपर 0 होना चाहिए, और अपर मैट्रिक्स बोलता है तो लोअर 0 होना चाहिए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर बोलता है तो अपर पार्ट 0, अपर ट्रायंगुलर बोलेगा तो लोअर पार्ट 0। ठीक है, तो इस तरह से एक वाइस वर्सा के तौर पे अगर आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो यार। ठीक है, ओके।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो जितने भी ट्रायंगुलर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड था वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अब हम लोग ये लास्ट टाइप के मैट्रिक्स अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, आगे भी वो टाइप के मैट्रिक्स आएगा। फिलहाल जो सीक्वेंस अभी चल रहा था उसमें एक लास्ट हम लोग आज की डेट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, ओके। तो एक लास्ट मैट्रिक्स आज के लेक्चर का है, तो देखते हैं क्या है। लिखा है जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स। और ध्यान रहे हमने नंबरिंग यहाँ 4 किया है, मतलब जो 3 का सीरीज चल रहा था, 3 का पहला, 3 का सेकेंड, समथिंग। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या था, आई होप लास्ट वाला आपको याद होगा। फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो नल मैट्रिक्स। ठीक, ज़्यादा पॉपुलर फिलहाल क्वेश्चंस के हिसाब से बोला जाए तो नल मैट्रिक्स ज़्यादातर बोला जाता है। जीरो लिखने से थोड़ा फीलिंग आता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ए मैट्रिक्स हैविंग, देखो यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ मैट्रिक्स बोला है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैट्रिक्स बोला है, ये नहीं बोला कि किस तरह का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, या फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है, या रो मैट्रिक्स है, या कॉलम मैट्रिक्स है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ वो सिर्फ क्या हो, मैट्रिक्स हो। और मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, जो कुछ भी लिख दो, चाहे जितने रो हो चाहे जितने कॉलम हो। रो इक्वल रो, कॉलम इक्वल होगा तो भी चलेगा, नहीं इक्वल है तो भी चलेगा। ये होता है मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जो कि हम लोग अभी फर्स्ट लेक्चर में सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो कहा गया कि ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये नाम का, जैसे लिखा है, हो सकता है कि आप कह सकते हो कि यार 2 क्रॉस 2 का है, चलो भाई अच्छी बात है। ये कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 1 का। तो ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। इन दोनों एग्जांपल्स हम ये सीख पा रहे हैं कि रो कॉलम जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के इक्वल हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। तो आपका काम होगा हमेशा नल मैट्रिक्स बोल देना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल शायद हमने डायगोनल मैट्रिक्स में आपको समझा रहे थे कि जब सारे मेन डायगोनल 0 0 होते हैं तो उस केसेस में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ना बोल के उसमें हम लोग नल मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्लान करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, कितने का, 3 क्रॉस 3 का। ओके, तो इस सारे एग्जाम्पल से हमने सिर्फ ये चीज़ बताया है कि सिर्फ मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने जीरो हैं, कितने क्या क्या है, कोई लेना देना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4, इसमें एक रो है, बाकी 4 कॉलम्स हैं, 1 क्रॉस 4। तो देख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स भी सारे एलिमेंट 0 अगर होता है तो भी कहलाता है नल मैट्रिक्स। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो, रो चाहे जितना हो। सेकेंड वाला मैट्रिक्स याद है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, तो देखो कॉलम मैट्रिक्स भी क्या कहला रहा है इस एग्जांपल्स में, नल मैट्रिक्स, क्योंकि वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बोला गया है 0 0 0, तो देख सकते हैं रो मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट 1 लिखा है एंड 4th कॉलम लिखा है, यानी कि रो मैट्रिक्स भी अपने आप में एक नल मैट्रिक्स होगा, बशर्ते कि सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है। मतलब चैप्टर नहीं, जो टॉपिक फर्स्ट लेक्चर था हम लोग का नल मैट्रिक्स का फिनिश हो चुका है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी स्केलर नंबर का बाहर वाले नंबर से, ओके, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीखेंगे। अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और उसे भी बताओ कि क्या क्या कैसे कैसे बेसिक बातों का यूज़ करके कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लाइक करना जरूर बोलो, लाइक करना जरूर करो उसमें। और असाइनमेंट डीपीपी के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा सुप्रीम 60 का, जहाँ पे आपको इसके डीपीपी मिल जाएगा। ठीक है।